मैम आपका नाम? साक्षी। साक्षी जी, आप वोट देने आई हैं, आपका वोटिंग हो गया? हाँ जी। क्या उम्मीद है इस बार सरकार से? क्या लेकर के सोच क्या लेकर के आई आप वोट देने? वोट देने आए कि डेफिनेटली जो चेंजेस अभी हो रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, ताकि एज यूथ और यंग पीपल और ओल्ड एज वाले लोग को थोड़ा सही मिले। हम आईटी सेक्टर से काम करते हैं तो उसमें भी उम्मीद है, तो ये सोच के। अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो सवाल उठते हैं सब सरकार पे कि डेवलपमेंट या हाँ। जो रोजगार नहीं ध्यान दे रहे, तो आईटी सेक्टर के हिसाब से आपको क्या लगता है कि बदलाव होनी चाहिए? ऑफ कोर्स हाँ, होनी चाहिए। धीरे धीरे हम देख भी रहे हैं। पहले मतलब यहाँ तो कंपनीज वैसे कम है, पर उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर हो। क्या लगता है इस बार सरकार किसकी हाँ, बनेगी? definitely, हम तो वैसे मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए ही आए हैं और उम्मीद बहुत है कि हाँ डेफिनेटली चेंजेस होंगे। सर आपका नाम? राजन प्रसाद शर्मा। राजेंद्र प्रसाद जी, आपकी वोटिंग हो गई? हाँ, हो गई। क्या उम्मीदें रखते हैं आप सरकार से इस बार? राष्ट्र निर्माण, धर्म का बचाव, संस्कृति का बचाव, बस। तो सर आपका नाम? हमारा नाम नवीन कौर गुप्ता हुआ। नवीन जी, आपकी वोटिंग हो गई? जी बिल्कुल। क्या लगता है इस बार की लोगों की सोच किस तरफ जानी चाहिए वोटिंग के प्रति? लोगों की सोच किस तरफ जा रही है या किस तरह की वोटिंग हो रही है? किस तरह की सोच जा रही है और वोटिंग भी किस तरफ? देखिए, लोगों की सोच इस बार जो महसूस हो रहा है आप ही लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, उसमें लगता है कि लोग जैसे काफी पहले डिसेंट्रलाइज थे वैसे ही स्थिति हो गई है। फिर हर अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग जगहों पे रीजनल और जातीय आधार पे लोग फिर बट रहे हैं इस बार, जो कि दो पिछले चुनाव में 14 में और 19 में जो चीज नहीं हुआ था। दोनों दफा लोग किसी एक मोटिव पे, एक नेशनलिज्म पे सोच के वोटिंग किए थे, लेकिन इस दफा लोग फिर उसी तरह से बढ़ते इसकी चले गए। क्या वजह आपको नजर आ रही है? जातिवादी क्यों बढ़ रहा है फिर से? इसकी मुख्य वजह है जो नेतृत्व हमारा रीजनल है, जिन लोगों को परेशानी है अभी की मौजूदा सरकार से, उनका लोगों को भ्रमित करना। जैसे कुछ नारा हमारे देश में आज़ादी, देखिए सबसे प्रमुख बात है, हमारे देश की आज़ादी जिस समय हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लगभग सारा यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया सब डिस्टर्ब था। साउथ ईस्ट एशिया में एक देश है कोरिया। कोरिया को और जापान से जब चीन हटा, उसके बाद कोरिया आपस में लड़ा, नॉर्थ साउथ कोरिया करके। उसके बावजूद भी, ये सब बात है 40 से 45, 47, 48 के बीच का, उसके बाद भी कोरिया कहाँ पहुंचा? यूरोप की लड़ाई हुई, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसके बाद यूरोप कहाँ पहुंच गया? जापान में ये एटम अटैक होने के बाद बुरी तरह तहस नहस हुआ। उतना बड़ा अटैक पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ, बल्कि उसके चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुका भी। फिर जापान रिवाइव किया। हम लोग क्या किए? हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी तक में हम लोग कहाँ पहुंचे? क्या कारण है कि हमसे आगे, अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात कीजिए, हमारे यहाँ जितना नेचुरल रिसोर्सेज है उतना वर्ल्ड के कुछ ही जगहों पे है। हमारे यहाँ मैन पावर जितना है वर्ल्ड में चीन के ही सिर्फ। अगर बात करें तो डिफेंस सेक्टर में इंडिया 3rd पोजीशन पे आता है, तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ इम्प्रूवमेंट की वजह से ही ये चीज हमें आ रहा है कि हम 3rd रैंक पे आ रहे हैं डिफेंस सेक्टर में। तो हाँ, अब तो आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, डिफेंस में मौजूदा जो गवर्नमेंट है काफी कुछ किया है और कर रहा है। उसमें जो बेस्ट एफोर्ट है हमारे दृष्टिकोण से, एक साधारण नागरिक के दृष्टिकोण से, वो ये है कि अब हम अपने जरूरत के बहुत सारे सामानों को खुद बना रहे हैं। डिफेंस रिलेटेड बोल रहे हैं। बेस्ट पार्ट अभी एक, जैसे अभी तेल लिया गया रूस से आईसी में, इंडियन करेंसी रुपया में, उसके बाद लगभग 450 करोड़ रुपया का डिफेंस इक्विपमेंट हम लोग रूस को दे रहे हैं। क्योंकि रूस के पास रुपया था, उसको परचेज करना था डिफेंस इक्विपमेंट, तो वो रुपया कहीं और नहीं यूज कर सकता था, तो भारत से लिया। तो ये डबल बेनिफिट हमारे देश को हुआ। ये इन बातों को जो सामान्य नागरिक हैं, जो सामान्य वोटर हैं, इन बातों से उनको मतलब नहीं रह गया। और एक बहुत ही गलत चीज हम लोगों के मन में आ गया है, हम लोग रोजगार को नहीं सोचते हैं, हम लोग नौकरी को खोजते हैं। और नौकरी का भी मतलब सरकारी नौकरी, ये हम लोगों के नस नस में डाल दिया गया। अगर आप रोजगार को खोज रहे हो तो आपकी बात, आपका सोच डिफरेंट हो जाता है। अगर आप नौकरी खोजते हो, नौकरी में भी सरकारी नौकरी। अब रही बात कि सरकारी नौकरी या कोई भी गवर्नमेंट, विश्व में कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट कहाँ से नौकरी दे सकता है सब लोगों को? आप आमदनी का सोर्स दे सकते हैं, लेकिन आप नौकरी सरकारी, अच्छा सरकारी नौकरी के साथ भी क्या है, जो हमारे यहाँ एकेडमिक स्ट्रक्चर है, जो बच्चे यहाँ से हिंदुस्तान से विदेश जा रहे हैं पढ़ने,
आप उन बच्चों से बात करेंगे तो बताएंगे वो कि यहाँ की पढ़ाई ही नहीं है। वहाँ जब जाते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट मोस्टली करते हैं, कुछ लोग अंडर ग्रेजुएट भी करते हैं टेक्निकली या मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग साइड का या मैनेजमेंट का, उनकी पढ़ाई और हमारी पढ़ाई का टोटल स्तर खत्म हो चुका है। आप भी पढ़ी होंगी तो कॉलेज कम था, कोचिंग ज्यादा था। आज भी बच्चे कोचिंग में ही है। एजुकेशन सिस्टम में भी काफी बदलाव किए गए हैं। इससे बहुत लोग खुश भी है और नाखुश भी है। तो मौजूदा सरकार से एक शिकायत हमेशा रह रही है कि वो ना ही रोजगार की बात करते हैं और खास करके महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। इस बारे में आप बोलेंगे कुछ? हाँ बिल्कुल बोलेंगे। महंगाई जो है कब नहीं थी, महंगाई आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिस समय एक कोट किए थे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अब लाल किला से भाषण दिए थे और बोले थे कि कोरिया की लड़ाई, हम जानते हैं कि आप लोग महंगाई से बहुत त्रस्त हैं, लेकिन कोरिया की लड़ाई के चलते इसका असर है, इसलिए हम लोगों के यहाँ महंगाई है। उस जमाने से लेके 3-4 मुद्दा हमारे यहाँ ऐसा है जिसके बारे में परमानेंट स्लोगन है वो, और उसका कोई रेमेडी नहीं निकाला जाता है, कोई उसका उपचार नहीं किया जाता है। एक महंगाई की बात कही जाती है, दूसरी बेरोजगारी की बात कही जाती है, तीसरे किसानों का कल्याण का बात कहा जाता है, और चौथा दलितों और मतलब जो समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके कल्याण की बात होती है। 70 साल में क्यों नहीं हुआ? सर, इंडिया गठबंधन के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। इंडिया गठबंधन उन लोगों का गठबंधन है जिनको लग रहा है कि अब हम अगर जनरल भाषा में बोले तो हमारी दुकानदारी पर बहुत बड़ा खतरा है। अगर ये गवर्नमेंट आ गया तो हमारी दुकानदारी पर बहुत बड़ा खतरा है। खतरा जैसे कि? खतरा इन द सेंस कि उनके जो भी इरिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज हुए हैं, उनकी जो भी गलत जो गलत किए हैं, उस पर काफी कुछ हुआ है और काफी कुछ होने की संभावना भी है। ये हमारा व्यक्तिगत विश्वास है और हमको लगता है कि बहुत सारे लोगों को विश्वास हुआ, क्योंकि लोग कहते हैं ईडी को कि ईडी से अपना ये प्रेशर बनाता है गवर्नमेंट, लेकिन बेस्ट पार्ट है कि ईडी अगर कहीं जा रहा है तो कुछ रिकवर भी तो कर रहा है। तो अगर रिकवर कर रहा है, इट मींस आप बताइए ना, अगर सोर्सेस सही था तो आप बताइए कि हाँ सोर्सेस सही है, हमारे पास जो है 300 करोड़ रुपया कहीं से कैश निकल रहा है, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो कारण है। तो वैसी परिस्थिति में आप कैसे कहिए कि गवर्नमेंट प्रेशर दे रहा है या कर रहा है? और ये वही सारे लोग हैं जो लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। परिवारवाद एक निहायत ही जातिवाद से बड़ा परिवारवाद है। इंडी गठबंधन के बारे में एक बात और कहना हम चाहेंगे, जैसे बिहार में लालू जी थे, ठीक है, बहुत लंबा पीरियड उनका हुआ, आरजेडी के पोस्ट जो भी हो, सुप्रीम पावर वही है। क्या पप्पू यादव नहीं थे यादव? अगर जात की बात करें तो पप्पू यादव नहीं थे, वो भी तो यादव थे। उनके साथ क्या किए? ना कांग्रेस से टिकट मिला उनको, ना उनको इंडिपेंडेंट सपोर्ट किए, ना आरजेडी से टिकट दिया। और उससे बड़ी बात कि वहाँ पर उन तेजस्वी जी बोल दिए कि आप किसी और को दे दीजिए, एनडीए को दे दीजिए, लेकिन इनको नहीं दीजिए। तो इसका मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ परिवार को सोचते हैं। देखिए, थोड़ा सा मूल में जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो वैदिक रीति रिवाज परंपरा में चलता रहा, उसका सर्वश्रेष्ठ कारण यही था कि गुरु शिष्य परंपरा थी। वारिस शिष्य हुआ करते थे, वारिस पुत्र नहीं हुआ करते थे। पुत्र जब होगा तो मान लीजिए, महाभारत में तो 100 पुत्र की चर्चा है, लेकिन वैसे मान लीजिए पुत्र 10 होंगे, 20 होंगे, 20 में से आपको ऑप्शन चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर शिष्य को आप बनाएंगे वारिस, तो आप श्रेष्ठ चुन सकते हैं, क्योंकि उसमें सीमा नहीं है, 100 भी शिष्य हो सकता है, 200 भी शिष्य हो सकता है, तो आप श्रेष्ठ चुन पाएंगे। और दूसरी जो बात थी, जो परंपरा खत्म हो गई, काफी पुरानी बात रही है, हम लोग के यहाँ संचय का परंपरा नहीं था, जमा करने की प्रवृत्ति नहीं थी। जो लोग इस विधान में थे, गुरु शिष्य परंपरा में जो पढ़ने लिखने वाले थे, जिनको आज ब्राह्मण कहा जा सकता है, वो जमा करने के लिए नहीं थे, वो भिक्षा पे जीते थे। तो जब आप जमा नहीं करेंगे तो वारिस को देने की बात नहीं होगी, या वारिस नहीं रहेगा तो आप जमा नहीं करेंगे, दोनों जुड़ा हुआ है। और आज हमारे यहाँ पूर्ण रूपेण, आज जो भी मतलब बीच के काल के जब 77 के बाद जो रीजनल पार्टी सब डेवलप किया, उन लोग जो भी पार्टी है, उन लोग अपना उत्तराधिकार अपने वारिस को देना चाहते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। सुबोध कुमार जी, आपकी वोटिंग हो गई? बिल्कुल, अभी मैंने वोट डाल के आया। क्या इस बार सोच क्या है वोट देने के पीछे? क्या उम्मीदें है सरकार से? नहीं, वोट का उम्मीद तो है, हम बिल्कुल देश के बारे में सोचना है और जो देश को बढ़िया से संभाल सके, सुरक्षा दे सके। बढ़िया से क्या लगता है आपको, किस बार किसके हाथ में जानी चाहिए देश की बागडोर? नहीं, कोई बदलाव की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। मैंने तो सोचा भी नहीं कि बदलाव होगा, इसलिए वोट तो मैंने जहाँ सोचा वहाँ डाल दिया है।
तो आप इस चीज से निश्चिंत है कि जो सरकार रही है 10 साल से वही होनी चाहिए? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और मेरे समझ से तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। बाकी सबका नज़रिया अलग अलग है, अपने अपने हिसाब से लोग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा हुआ है और देश के हित में ही काम हुआ है। छोटे छोटे उम्मीदों को लेके लोग आगे जाते हैं, वो उम्मीद है, वो तो मैंने वहां तक नहीं सोचा। मैंने सोचा पहले देश हित होगा, उसके बाद फिर अपना हित होगा। तो इस बार आप देश की प्रगति के साथ जाना चाहेंगे? ऑब्वियसली देश के हित होगी तो हमारी भी हित होगा, हमारा भी उसमें हित साधन हो जाएगा। सर आपका नाम? शशिकांत। शशिकांत जी, आपकी वोटिंग हो गई? हो गए। क्या उम्मीद लेकर आए थे इस बार वोट देने? वोट देने तो उम्मीद लेके आए हैं, जो भी सरकार आए शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे। सबसे बड़ी सरकार चुनने की तो अधिकार है, तो जो भी से आपका क्या कहना है कि किसकी आनी चाहिए सरकार? हमारे अनुसार मोदी जी की ही सरकार को आनी चाहिए। अच्छी सरकार है, उन्होंने 10 साल में बहुत सारा परिवर्तन किया है और गरीबी बहुत तक खत्म है। कहने के लोग कहते हैं बेरोजगार, रोजगार तो रोड पर पड़ा हुआ है, करने वाला आदमी नहीं है। रोजगार की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अपोजिशन हमेशा यही कहते हैं कि लोग बेरोजगार है। तो हम जब से पैदा लिए हैं तब से सुनते आ रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, ये करेंगे, लेकिन बेरोजगारी तो खत्म है। आप जब काम खोजे तब आपको मिल जाएगा। मोदी के राज में काम का कमी नहीं। सर अगर बात करें तो क्या लगता है इस बार बिहार में कितनी सीटें मिल पाएगी बीजेपी को? बिहार में सीटें इसलिए कम कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ अभी भी शिक्षा का बहुत अभाव है। लोग जिस भाव से, व्यवहार से, पैसा से वोट खरीद लेते हैं, इसलिए इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उम्मीद है कि सर वोट खरीदने का आरोप बीजेपी पर भी लगा है और ईवीएम तक की बात हुई है कि वो सेटिंग रहती है, ऐसा जब आप कुछ। खरीद रहे हैं किसी सामान को तो हम चाहेंगे ना कि हम भी ज्यादा पैसा देके किसी सामान को खरीदें। अगर हमको खरीदना है तो वही होता है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप तो उन लोगों का है, हम लोग जनता के लिए कुछ नहीं। तो इस बार युवा खास करके बीजेपी से काफी असंतुष्ट लग रही है, तो आपको लगता है कि युवा कुछ बदलाव लाएगी? युवा देखा नहीं है, युवा उस दिन देखा नहीं है कि यहाँ से 50 किलोमीटर जाने में 4 घंटा लगता था। युवा उस दिन नहीं देखा है। युवा वो दिन नहीं देखा है कि जब माँ बाप के हाथ से बच्चा छीन के किडनैप हो जाता था। वो दिन बच्चा अभी नहीं देखा। नया युवा जो है ना, वो पीढ़ी ये सब चीज नहीं देखा है, इसलिए युवा इस तरह की बात बोलते हैं। युवा उस दिन नहीं देखा है। आज कॉलेज खत्म हो गया, हॉस्पिटल खत्म हो गया, क्या कारण है? क्या कारण है? इसको क्यों नहीं बनाया जा रहा है? कोई बच्चा कॉलेज में जाता है, नेता लोग स्टूडेंट को खत्म कर दिए। स्टूडेंट है ही कहाँ? कोचिंग में पढ़ते हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद होता है। माँ बाप को पैसा का क्या जरूरत है? अगर मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में स्वास्थ्य हो तो पैसा का क्या काम है?